वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स यूनिट 7 एंड यूनिट 8। यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड यूनिट 8 आपकी एटम और न्यूक्लियाई को कवर करेगी। अगर हम पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मार्क्स की है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपका यूनिट 7 की बात कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना कब? जब एनर्जी रेडिएशन उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो। ठीक है, लाइट की हेल्प से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो हम लाइट लेके आ रहे हैं, जो हम रेडिएशन लेके आ रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। कब इजेक्शन होगा? व्हेन सुटेबल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, जब उस पर एक सुटेबल रेडिएशन इंसिडेंट होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं कि फोटो मींस लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे सुनिए, जैसे आपके पास ये मेटल सरफेस है, ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहां से आपकी एनर्जी आ रही है, तो इस मेटल सरफेस से क्या निकल जाना? मेटल सरफेस से किसका निकल जाना? इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे सुनिए पॉइंट नंबर 2। ठीक है, वर्क फंक्शन। अब बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है? तो जो रेडिएशन हम लेके आ रहे हैं उसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। यानी कम से कम क्या एनर्जी देंगे जिसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से। आगे सुनिए पॉइंट, ये आपका कैसा है? पार्टिकल नेचर फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? पार्टिकल नेचर फिनोमिना। कैसा फिनोमिना बेटा? पार्टिकल नेचर फिनोमिना। मीन्स हम इसमें मानते हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यानी वेव थ्योरी से ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे सुनिए 4th पॉइंट, जो पार्टिकल नेचर फिनोमेना है, किसने बताया था लाइट का नेचर पार्टिकल होता है? तो हम इसमें बात करेंगे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को ही कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई जिनको क्या कहते हैं? फोटॉन्स। ये जो आपके फोटॉन्स हैं, ये जो आपके फोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रल हैं। कैसे हैं? न्यूट्रल। इसका मतलब न्यूट्रल है मीन्स ये डेविएट नहीं होंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। दैट इज डज नॉट, सॉरी, do not deviate in
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें, जो एनर्जी होती है एक फोटोन की, ठीक है, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, वो होती है एच न्यू, एच न्यू, जिसमें एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी सबसे पहले लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन्स। इनको क्वांटा भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं और फोटोन्स भी कहते हैं। फोटोन्स न्यूट्रल होते हैं, मींस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होगा, मींस चार्जलेस है। ठीक है, और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। नोट करिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आगे सुनिए बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू। अगर हम बात करें जिसमें आपका एच क्या है, तो वेयर जो हमारा एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और हम सभी को वैल्यू इसकी पता है, ये क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, आगे सुनिए, जिसमें न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। आगे सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट डी, photons of particular frequency have same energy and same momentum। यानी अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आप सोचोगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, मीन्स उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, सेम। ठीक है, और मोमेंटम भी उसका क्या होता है, सेम। मोमेंटम वाले पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में अभी फिलहाल हम इतने ही पॉइंट्स बात करेंगे। ठीक है, आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू। यानी मेटल सरफेस में यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, और हम डील कर रहे हैं लाइट का कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल, लेकिन इस चैप्टर में हम किसको डील करेंगे, सिर्फ पार्टिकल नेचर को। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है, पार्टिकल नेचर से। अभी मेटल सरफेस पर आए क्या आपके, रेडिएशन आई, मीन्स क्या है, फोटोन्स। क्या है बेटा आपके, फोटोन्स। और अभी बताया एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। यानी अगर सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की। सोर्स को चेंज कराने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फोटोन की सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम। ऐसे समझ लो छोटे छोटे पानी के पैकेट आ रहे हैं, जैसे पानी का जो पैकेट होता है उसमें उसका वॉल्यूम पानी का कांस्टेंट है कि नहीं है, ऐसे ही बेटा हर फोटोन की एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इस मेटल सरफेस से क्या इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कम से कम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे मेटल सरफेस से आपका क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, तो उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी अगर मुझे एनर्जी को मिनिमम करना है, अगर मुझे ये मिनिमम करना है, तो मैं जानता हूं एच तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। उस मिनिमम एनर्जी को तो मैं कहता हूं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। एच आपका कांस्टेंट है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि कम से कम क्या एनर्जी चाहिए जिससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो है वर्क फंक्शन। और उस केस में फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम होगी और वो कहलाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। और वर्क फंक्शन भी आपका ये क्या होगा, आपका वर्क फंक्शन। आगे चलते हैं, चलिए। हम सभी एक रिलेशन और जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन लैम्डा।
सभी जानते हो कि नहीं? तो आप वर्क फंक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया कितना था बेटा, एच न्यू नॉट। इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। इसका मतलब आप ये देखो ध्यान से, ये मिनिमम है, ये कैसी है आपकी मिनिमम। तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगी, अरे ये कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली ही तो होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसी को बोलते क्या है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। ठीक है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, आगे सुनिए, जैसे मैं यहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और मैं यहां बात करूंगा आपकी थ्रेशोल्ड की, और आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। यहां थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रहा हूं। जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है बेटा, मैंने सप्लाई की, सपोज करो फ्रीक्वेंसी न्यू लैम्डा वेवलेंथ, और ये लैम्डा। थ्रेशोल्ड क्या होगी आपकी, न्यू नॉट लैम्डा नॉट। कुछ केस लेते हैं, सपोज करिए जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बेटा, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और उसके इक्वल भी है। इस बार थ्रेशोल्ड आपकी ज़्यादा है, इस बार आपकी सप्लाई ज़्यादा है, और इस बार आपकी थ्रेशोल्ड ज़्यादा भी और बराबर भी है। तो बताया था मैंने, थ्रेशोल्ड कम से कम होती है, उतने तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मीन्स उससे ज़्यादा होगी काम चल जाएगा, लेकिन उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इतनी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा हो तो काम चल जाएगा। तो देखो मिनिमम से ज़्यादा है कि नहीं है, इक्वल भी है और मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। इस बार थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, सप्लाई कम रहेगी, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा क्या, नहीं। इस बार देखिए बेटा ध्यान से, इस बार थ्रेशोल्ड आपकी कम रह गई। थ्रेशोल्ड तो हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ तो उल्टा होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम, जबकि यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या रह गई, कम रह गई सप्लाई से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जबकि यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, जो आपके अल्कली मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स बेटा, अल्कली मेटल्स, ठीक है, जो आप ग्रुप 1 पढ़ते हो, ठीक है, ये आपके बेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये बेस्ट होते हैं किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब बेस्ट क्यों होते हैं, अल्कली मेटल्स वैसे आप सभी जानते हो, लिखाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, लिथियम भी होता है और फ्रांसियम भी होता है, ठीक है। आगे सुनिए, ये आपके बेस्ट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब बेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि बेस्ट इस वजह से हैं क्योंकि इनके लिए जो वर्क फंक्शन है, इनके लिए जो वर्क फंक्शन है वो कैसा होता है, मिनिमम। अगर इनके लिए वर्क फंक्शन मिनिमम है, इसका मीन्स कम एनर्जी पर ये इजीली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, कम एनर्जी पर इजीली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, आपके बेस्ट होते हैं। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आगे सुनिए पॉइंट नंबर 7, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा और समझाने के लिए। सुनिए, जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम की। तो हम सभी जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। अगर मैं इसकी ईसी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो क्या होगा इसका ईसी 281, यानी कहने का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1। जैसे ये आपका क्या है बेटा, आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1। आपके पास न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। हम देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चैप्टर में, आगे अभी जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जब समझाया जाएगा, अभी के लिए इतना मान लो, डेल्टा यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन R, ये होती है। तो आप देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है, कौन सा कांस्टेंट है अभी के लिए छोड़ो, जिनको पता है उनको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिनको नहीं पता ये समझो बस कांस्टेंट एक नंबर है। Q1 Q2 चार्जेस हैं और R आपका सेपरेशन है। तो आप ये देखो सेपरेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कांस्टेंट ये भी कभी नेगेटिव नहीं, तो इसका मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना चार्जेस पर डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ डेल्टा यू पॉजिटिव कब आ सकता है? तो आप बोलोगे सर पहला चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? पॉजिटिव। अच्छा अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो गए, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो गए तो दोनों सेम नेचर चार्ज रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स जो आती है वो कैसी आती है? रिपल्सिव। कैसी आती है? रिपल्सिव। अगर यही बात करूं मैं डेल्टा यू कितना हो जाए? नेगेटिव। अब नेगेटिव कब पॉसिबल है? जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो? नेगेटिव। जैसे हमें इस केस में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर यानी प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव। तो फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव। अगर इनकेस मैं आपसे कहूं डेल्टा यू जीरो हो जाए, कितना हो जाए? जीरो। अब जीरो कब पॉसिबल है? जीरो जब पॉसिबल है, देखो ये तो कांस्टेंट है, आर ये सेपरेशन है, इसका मीन्स दोनों में से कोई चार्ज हो ही ना। अगर कोई चार्ज नहीं होगा इसका मीन्स क्या है बेटा? दोनों में फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। फोर्स का जीरो आना इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है आपका? फ्री। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्री होगा बेटा? क्योंकि प्रोटॉन तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रोटॉन को बाइंड किए होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो कोई मूव नहीं करेगा, ऑलवेज मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बेटा लेट सोडियम के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी है आपकी? सपोज करिए ये दे रखिए माइनस के 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? जो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको बोलते हैं ईवी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? एनर्जी की। किसकी यूनिट है? बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, बहुत कम एनर्जी होगी और हम सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की है, ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब मुझे सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी बेटा, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब मुझे सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, ये सप्लाई है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है वहां से, तो मिनिमम कम से कम तो कितनी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी कम से कम। बेटा कम से कम मुझे क्या देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी। अच्छा, कम से कम जितनी एनर्जी दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब बताना नेट एनर्जी कितनी बनेगी, 0। तो फोर्स भी कितनी आएगी, 0। अरे पहले नेगेटिव पर फोर्स कैसी थी, नेगेटिव पर फोर्स कैसी थी, अट्रैक्टिव, और 0 पर फोर्स कैसी थी, 0। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेट कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0, फोर्स क्या हो गई, 0। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। अब इलेक्ट्रॉन आपका इजीली फ्री हो चुका है। इसका चलिए बेटा, अभी लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था इस वजह से। सुनिए, अभी हम यहाँ थे कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने का काम करती है। सपोज करिए आपने 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी होती, तो 1.92 तो इसको कैंसिल आउट कर देती, रिमेनिंग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आप कहाँ जाती। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो मूव फ्री हुआ है ना, वो उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करता, मींस उसके थ्रू वो मोशन में आ जाता। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। मींस जो भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, ठीक है, जो भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो वो उसको क्या करेगा बेटा, एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा। तो सुनिए, जो एनर्जी हम देंगे वो एच न्यू होगी, एक तो वो कहाँ जाएगी, वर्क फंक्शन में, और रिमेनिंग की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। बाय क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर मैं बात करूं, तो जो आप एनर्जी दे रहे हो, सप्लाई कितनी है, एच न्यू, एक तो वो वर्क फंक्शन में चली गई, और रिमेनिंग की क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। रिमेनिंग की बन गई बेटा आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट, समझ में आया नहीं आया। जिसमें न्यू क्या है सभी को पता है, वेयर सभी को पता है बेटा, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है सभी को पता है, वर्क फंक्शन, ये तो लिखा चुके हैं, पहले ही बता रखा है। बस आपको ई के जानना है, ई के क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको नोट करिए। चलिए
चलिए बेटा समझते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 7, बेटा एक बात ध्यान रखना, जो हम बार बार रेडिएशन कह रहे हैं, जो हम बार बार रेडिएशन कह रहे हैं, रेडिएशन का मतलब मैं फोटोन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फोटोन की। रेडिएशन का मतलब क्या है? फोटोन। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो रेडिएशन होती है हमारे पास 7 होती है, 7 होती है। एक होती है गामा, क्या होती है बेटा? गामा। देन होती है एक्सरे, फिर होती है अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो और रेडियो। 7 होती हैं। दोबारा सुनिए, लिख लीजिए आप, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो, रेडियो। बेटा इस तरफ आप जाओगे ना, ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में होता क्या है बेटा? आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसकी वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, और जब कि आप इसके अपोजिट आओगे, ठीक है, तो यहाँ आपकी क्या बढ़ेगी? यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और हम जब सभी जानते हैं एक फोटोन की, भाई हम रेडिएशन को ही क्या कर रहे हैं? फोटोन। लाइट का हम कौन सा नेचर डील कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर। मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी हम सभी जानते हैं एच न्यू होती है। समझ में आ रहा है? एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी क्या होती है? एनर्जी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी एनर्जी ज़्यादा। इसका मतलब देखिए, गामा और जो आपकी एक्सरे है, कौन कौन सी बेटा? जो आपकी गामा और एक्सरे है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी उस केस में क्या होगा? ये मेटल सरफेस को पेनिट्रेट कर जाएगा। पेनिट्रेट कर जाएगा इसका मतलब क्या? अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी ये तो क्या होंगी? हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं? क्या हो जाएंगे? इनका पेनिट्रेशन हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। जबकि हम किसकी बात करें बेटा? माइक्रो और रेडियो की। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी? कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इस तरफ बढ़ रही है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब क्या? इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। और इतनी एनर्जी कम है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकते। यानी कि इनकी जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन से भी एनर्जी क्या रहती है? कम, तो इलेक्ट्रॉन को कभी इजेक्ट नहीं करा पाते। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है? बेकार। समझ में आया? जैसे अगर आपको हर्ट किया जाए, आपको फूलों से अगर मारा जाए, तो आपको क्या हर्ट होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मीन्स हमारे लिए बेस्ट कौन होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? यूवी, विजिबल, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। ये हमारे लिए क्या होंगे बेटा? बेस्ट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, आगे सुनिए इसी पॉइंट में। देखिए आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने ग्लास ट्यूब ली। क्या ली बेटा? एक ग्लास ट्यूब। ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया इस तरफ। देखिए बेटा, यहाँ इसने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रोड्स लिए, मीन्स 2 प्लेट ली जो फोटो सेंसिटिव थी, मीन्स लाइट को जो सेंस कर सकती हैं। देन उसको इसने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कराया। ठीक है, और बैटरी भी कैसी थी बेटा आपकी? जो बैटरी थी वो भी क्या थी? इसका वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस था, मीन जिसको आप चेंज करा सकते हो। ठीक है, देन बेटा इसने क्या किया? यहाँ पर लगाया बेटा इसने एक माइक्रो एमीटर, जो बहुत छोटे करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको? कैथोड है। तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट, ऐसी प्लेट जो लाइट को सेंस कर सकती है। ठीक है, इसका नाम होता है कैथोड, या इसको एमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमीटर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होगा। ठीक है, जो दूसरी प्लेट है बेटा, ठीक है, इस दूसरी प्लेट को क्या कहते हैं बेटा? आपकी एनोड। क्या कहते हैं इस दूसरी प्लेट को? एनोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनोड। या इसी को क्या कहेंगे? कलेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ उसको ये कलेक्ट करने का काम करेगा। ये बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव, मीन्स इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल और इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपकी क्या है? यहाँ होती है क्वार्ट्ज विंडो। क्या होती है यहाँ? क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, और यहाँ से आपकी क्या आ रही होंगी? रेडिएशन आ रही होंगी।
मीन्स सिर्फ किनको परमिट कर रहा होगा, यूवी को, ठीक है, विजुअल मीन जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास यहाँ रेडिएशन इंसिडेंट होंगी इस कैथोड पर, ठीक है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है एमिटर पर, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मीन्स यहाँ से आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। समझ में आया नहीं आया, यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। सुनिए बेटा, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है भाई, हम मानते हैं लाइट का कैसा नेचर आ रहा है, यहाँ लाइट का पार्टिकल नेचर। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो कहाँ चलेगा, किस तरफ जाएगा, तो आप ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से जाएगा, एमिट कर रहा है, तो किस तरफ पहुँचेगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड में पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ, तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ से अट्रैक्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, मतलब अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, और अगेन यहाँ आएगा, फिर बैटरी में फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। मींस इन प्लेट्स के बीच में करंट आएगा, उसको कहेंगे प्लेट करंट। क्या कहेंगे बेटा, उसको प्लेट करंट। इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक की हेल्प से आ रहा है, भाई करंट का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की वजह से आ रहा है। कैथोड करंट भी कहते हैं इसको, सॉरी एनोड करंट भी कहते हैं, क्योंकि एनोड इसको खींचने का काम कर रहा है, और कलेक्टर करंट भी कहते हैं क्योंकि ये इसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए बेटा, जो आप रेडिएशन लेके आ रहे हो, ठीक है, पहले बताओ इस साइड का हो गया, इस साइड का नोट करो पहले। अब समझना थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंट को पूरा समझने से पहले कुछ आपको टर्म्स जानने होंगे, कुछ चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। ये कैथोड है, सभी को पता है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, जो आप फोटोन्स लेके आ रहे हो, मीन्स जो आप रेडिएशन लेके आ रहे हो, ध्यान रखना बेटा, जो आप रेडिएशन ला रहे हो उसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है उसकी इंटेंसिटी। क्या होती है कि उसकी इंटेंसिटी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो कितने फोटोन्स आ रहे हैं, एन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, अपॉन यूनिट टाइम में कितने आ रहे हैं और यूनिट एरिया से कितने पास हो रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द पावर एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। नहीं समझे तो अभी इतना याद कर लो, अभी क्वेश्चंस में और समझा देंगे तरीके से, कि जो इंटेंसिटी है वो कितने फोटोन्स आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है भाई, एक फोटोन की एच न्यू, एन क्या, कितने फोटोन्स आ रहे हैं यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में, ठीक है। आप ध्यान से देखो, रेडिएशन के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, सोर्स की प्रॉपर्टी है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर किसी बॉडी की चेंज करानी है तो हमें क्या चेंज कराना पड़ेगा, सोर्स। आगे सुनिए, देन जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, कौन इजेक्ट हो रहा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी दो प्रॉपर्टी होंगी। पहली प्रॉपर्टी होगी उसकी क्या बेटा, पहली प्रॉपर्टी होगी उसकी नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, कितना एनर्जी लेके वो जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। आप सभी को एक पॉइंट तो पता होना चाहिए, क्या बेटा, ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखना कि हमेशा नंबर किसको चेंज करता है, हमेशा नंबर किसको चेंज करेगा, नंबर को। ये नंबर है, एनओ नहीं है, ये नंबर है। नंबर हमेशा किसको चेंज करेगा, नंबर को। एनर्जी हमेशा किसको चेंज करेगी, एनर्जी को। नंबर हमेशा किसको चेंज करेगा, नंबर को, और एनर्जी हमेशा किसको चेंज करेगी, एनर्जी को। तो आप ध्यान से देखो, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी मैं कह सकता हूँ इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर। बाकी में एन क्या है, ये नंबर ऑफ फोटोन ही तो है, कितने फोटोन आ रहे हैं, 2 3 4 5, कितने फोटोन आ रहे हैं। तो इसका मीन्स अगर मुझे इंटेंसिटी को चेंज कराना है तो फोटोन को चेंज करना पड़ेगा, और नंबर किसको चेंज कराएगा, नंबर को। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। मीन्स इंटेंसिटी चेंज होगी फोटोन के नंबर से, और नंबर चेंज कराएगा नंबर को। तो अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन से चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगी, चेंज। और हम सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, सोर्स को चेंज कराने पर। और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कराओगे
तो आप ये सभी जानते हो E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज किया है तो एनर्जी भी क्या होगी, चेंज। और एनर्जी किसको चेंज कराएगी, एनर्जी को। तो फ्रिक्वेंसी किसको चेंज करा देगी, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, दोबारा सुनिए, फ्रिक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, सोर्स को चेंज कराएंगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी एनर्जी को चेंज करती है तो फ्रिक्वेंसी किसको चेंज कराएगी, काइनेटिक एनर्जी को। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कराना चाह रहे हो, अगर आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कराना चाह रहे हो तो वो आपके क्या चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इंटेंसिटी को चेंज कराना चाह रहे हो तो क्या चेंज होगा, आपका नंबर। समझ में आया? इसका मीन्स अगर सुनिए, इन सभी के पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है, तो अगर मैं 4 फोटोन ला रहा हूँ, कितने फोटोन ला रहा हूँ, 4। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो सुनिए बेटा, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, एक फोटोन सुटेबल एनर्जी का एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, चाहे वो कितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी ले आए। ठीक है, लेकिन लेके कितने इलेक्ट्रॉन को जाएगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, वहां से मेटल सरफेस से मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं 4 फोटोन लाया हूं, वर्क फंक्शन से ज्यादा है इनकी, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कराएंगे। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो रिमेनिंग इसको एनर्जी किसको चेंज करा देगी, एनर्जी को। तो रिमेनिंग क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब आपने क्या किया बेटा, यहाँ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो किस तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ। अब एनोड और कैथोड के बीच में जो करंट आ रहा है उसको प्लेट करंट कह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? एनोड करंट और कलेक्टर करंट भी कहते हैं, क्योंकि कलेक्ट करने का काम कर रहा है, एनोड इसको खींचने का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दोनों, इन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। अगर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसका मतलब क्या है, ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे। अगर जैसे ही हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे उनको भी मूव, मीन्स उनको भी क्या करेगा, ये कलेक्ट कर लेगा, उनको भी क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जो प्लेट करंट पहले कम आ रहा था, अब प्लेट करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और एक पीक वैल्यू को, एक सैचुरेटेड वैल्यू को, एक मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ठीक है, और उस मैक्सिमम करंट को क्या कहेंगे, जो आपका जब मैक्सिमम करंट हो चुका होगा, उस मैक्सिमम करंट को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड करंट। क्या कहेंगे बेटा, सैचुरेटेड करंट। उस मैक्सिमम करंट को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड करंट। समझ में आया नहीं आया? आप फिर फर्दर कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कराना, यहाँ पर वो आपका प्लेट करंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जितने 4 इलेक्ट्रॉन्स एक बार यहाँ पहुंच गए, वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरीके से वो पूरी ऐसे ही मूव करते रहेंगे। माइक्रोमीटर क्यों लगाया, बहुत छोटा करंट होगा, उसको मेजर करने के लिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एक बार इतने को नोट डाउन करिए, पॉइंट बात करते हैं 8। चलिए, पॉइंट नंबर 8, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या लॉ हैं उसके बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ, ये इंस्टेंटेनियस है नेचर में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको 10⁻⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में मेटल सरफेस से, यानी 1 नैनो सेकंड से भी कम। ठीक है, दूसरा सुनिए क्या है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, ये हम सभी को पता है। तीसरा लॉ क्या है बेटा, बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज कराएंगे, और इंटेंसिटी चेंज होगी फोटोन के नंबर से, अभी से एक्सप्लेन किया था। अगर इंटेंसिटी को चेंज कराओगे तो क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस। भाई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज होगा, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी आपकी, कांस्टेंट। ध्यान रखना है, इंटेंसिटी को चेंज कराओगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज। यानी आपने क्या चेंज कराया, इंटेंसिटी को, तो क्या चेंज हुआ, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगला लॉ आपके समझ में ही आ रहा होगा, किसकी बात करेंगे इस बार, दूसरी क्वांटिटी को चेंज कराएंगे। ठीक है, नीचे स्पेस है क्या, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने पर क्या चेंज होगा बेटा, क्या चेंज होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस। लेकिन वही सेम, इस बार क्या चेंज सेम रहेगा, बट, ठीक है, बट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। दोबारा सुनिए, पहले तो ये इंस्टेंटेनियस है नेचर में, 1 नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। दूसरा क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं होगा, मीन्स कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी को चेंज कराऊंगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब वही रिमेन सेम। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बताया था ना, फ्रीक्वेंसी सोर्स के चेंज कराने से होगी, और सोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज E बराबर एच न्यू, एनर्जी चेंज, एनर्जी को चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज, लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा, सेम। समझ में आया, नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट, चलिए पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर, बेटा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने होंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9, वाई वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों फेल हो गई। ठीक है, तो सुनिए पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस पे बेटा, इंटेंसिटी, but it is not shown in particle picture, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी कह सकते हो। बात देखिए, कहने का मतलब क्या है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही थी, वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर आप एनर्जी चेंज करना चाहते हो, अगर आप एनर्जी चेंज करना चाहते हो तो आपको इंटेंसिटी को चेंज कराना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया। और हम जानते हैं बेटा, अगर एनर्जी मैं चेंज कराना चाहता हूं तो क्या चेंज करना पड़ेगा, इंटेंसिटी। और अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या समझा है कि इंटेंसिटी को चेंज कराने पर भाई इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन से चेंज होगी, और इंटेंसिटी किसको चेंज कराएगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। आप देखो यहाँ अगर मैं एनर्जी को चेंज कराऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए, लेकिन होगा क्या, अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर। तो इंटेंसिटी यानी अगर मैं एनर्जी को चेंज कराऊंगा तो इंटेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा, और एनर्जी किसको चेंज करा देगी फिर, या किसको चेंज करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन जब मैं इंटेंसिटी को चेंज कराऊंगा तो वो किसको चेंज करेगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कहने का मतलब आप इस तरह समझ लीजिए, एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। ठीक है, यानी एनर्जी के चेंज कराने से क्या होना, चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी चेंज होगी इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी किसको चेंज करा देगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया। आगे सुनिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई बेटा, बेटा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वही सेम, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इट रिक्वायर्स लार्ज टाइम, यानी कि
वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट शोन इन पार्टिकल पिक्चर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे पर कोई इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं होगा, बट वेव थ्योरी साइलेंट अबाउट इट, यानी वेव थ्योरी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती, ठीक है। यानी पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी पर चेंज होगी, इंटेंसिटी को चेंज कराएंगे तो एनर्जी चेंज होगी, मीन्स एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। यानी अगर मैं इंटेंसिटी चेंज कराऊंगा तो क्या चेंज होगी, एनर्जी। और एनर्जी किसको चेंज कराती है, काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इंटेंसिटी के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा था, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा सुनिए, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लार्ज टाइम चाहिए किसको बेटा, भाई इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए, जबकि पार्टिकल पिक्चर में क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लगता है, और कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे, और वेव थ्योरी हमें इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। आगे एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ ऑलवेज ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, सोर्स को चेंज कराने से। फ्रीक्वेंसी किसको चेंज होगी, सोर्स को चेंज कराने से। अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज कराना चाहता हूँ, किसको चेंज कराना चाहता हूँ, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करने से होगी। और नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे चेंज होंगे, आपके पास ये सोर्स है, ये आपके पास मेटल की प्लेट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन को आप चेंज करा दो, क्योंकि जितना आप पास लेके आओगे उतने मैक्सिमम फोटॉन्स रीच करेंगे प्लेट पर, जितना दूर लेके जाओगे उतने फोटॉन्स कम जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी को चेंज कराने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सेपरेशन, ठीक है, डिस्टेंस। अब ये सभी को पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस किस किस का बेटा, मेटल प्लेट और सोर्स का। अच्छा, दोनों क्वांटिटी एक साथ चेंज नहीं होंगी, दोनों क्वांटिटी एक साथ चेंज नहीं होंगी, समझ में आया बेटा। आगे चलते हैं, सुनिए, नोट करिए इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ठीक है, समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 10 में बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, ग्राफ्स की। कुछ ग्राफ हैं आपके जो आपको समझने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, ग्राफ आपको जानने हैं। क्या बेटा, पहला है आपका ग्राफ, हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, किस किस में बेटा, काइनेटिक एनर्जी और किस में, फ्रीक्वेंसी, पहला ग्राफ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, इतना तो सभी हम जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि जो क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती वो एक्स पर होती है, और जो डिपेंड करती है वो वाई पर होती है। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कौन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के चेंज से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, यानी मुझे वो एक्स पर कौन चाहिए, फ्रीक्वेंसी, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती वो एक्स पर, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ आएगी, वाई पर। बेटा अभी एक इक्वेशन पढ़ाई गई है, क्या पढ़ाई गई है, एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग की क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसी को आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को आइंस्टीन की क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, मुझे वाई पर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, वाई पर क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेटा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपको पता होना चाहिए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सी होता है इंटरसेप्ट। अब सर इंटरसेप्ट का मतलब हिंदी में लिख लो काटना, काटना कहाँ पर बेटा, ऑन वाई एक्सिस, मीन्स वाई पर कहाँ काटेगी। और एम क्या होता है आपका, स्लोप, क्या होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, उसका 10 ले लो, क्या ले लो, 10, उसको कहते हैं स्लोप, ठीक है। ज़्यादा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए, बस आप देखिए यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई पर चाहिए मुझे काइनेटिक एनर्जी,
वाई अकेला है ना, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को अकेला छोड़ दो। तो देखना ध्यान से क्या होगा, एच न्यू माइनस के वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको बेटा यहाँ लिखो काइनेटिक एनर्जी को ई के, ये क्या होगा एच न्यू माइनस के वर्क फंक्शन। कंपेयर करना बेटा ध्यान से देखो, वाई की जगह पर तो क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वाई की जगह काइनेटिक एनर्जी है, एक्स की जगह क्या है फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप क्या होगा आपका एच, स्लोप क्या होगा एच, यानी यहाँ आपका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा प्लैंक कांस्टेंट। पेपर में पूछा था स्लोप आपको क्या देगा प्लैंक कांस्टेंट, और सी की वैल्यू क्या है माइनस के फाइव, यानी इंटरसेप्ट वाई पर कहाँ काटेगा माइनस के फाइव। समझ में आया? सुनिए बेटा अब आगे एक बात बताइए आप मुझे, देखो ध्यान से, स्लोप कैसा आ रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप कैसा है पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखना, अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब 3 कंडीशन बनती है स्लोप पॉजिटिव की। स्लोप पॉजिटिव कब आएगा, जब एंगल 90 से छोटा होगा। तो आप तीनों ही केस में देखो, एंगल एक्स एक्सिस से क्या है 90 से छोटा, तो तीनों ही केस में स्लोप आपका कैसा है पॉजिटिव। तो 3 कर्व 3 कंडीशन है, ओरिजिन से भी जा सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से। लेकिन सी कैसा है नेगेटिव, और सी होता है वाई पर कहाँ काटेगा, तो वाई है और वाई पर नेगेटिव है, मीन्स नीचे काटेगा ऊपर तो नीचे काटेगा, और नीचे से आप कर्व बनाओगे कुछ इस तरीके से जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये क्या है वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा यहाँ तक, ये कर्व ओरिजिन से क्यों नहीं गया। ठीक है, चलिए अभी एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्लोप होगा इसका आपका क्या होगा एच, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्यों, क्योंकि आप देखो कोई भी फ्रिक्वेंसी दोगे, आप कोई भी फ्रिक्वेंसी दोगे क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा मेटल सरफेस से, नहीं, थ्रेशोल्ड के बराबर आना पड़ेगा। तो पहले मैं उस फ्रिक्वेंसी को थ्रेशोल्ड के बराबर लेके आया हूँ। समझ में आया नहीं आया? जैसे 1 माइनस के 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, मुझे प्लस की कितनी प्रोवाइड करनी थी 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी भी तो रही होगी, तो पहले उस फ्रिक्वेंसी के बराबर आना पड़ेगा। और जब एक्स्ट्रा दूंगा उसके बाद रिमेनिंग क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी। और इस बात को रट लो, याद कर लो, फ्रिक्वेंसी अगर एक्स पर है तो वो हमेशा कभी ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, वो थ्रेशोल्ड से स्टार्ट होगा। पहला ग्राफ समझ में आया? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर और रह गया बेटा, बस यहाँ ध्यान रखिए। आगे सुनिए, एक बात बता दो बस मुझे, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल की बात करूँ, 2 कर्व दे दूँ मैं आपको। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर दूँ मैं आपको 2 कर्व। ठीक है, ये 1 कर्व है और ये 2 है। मैं कहूँ बेटा बताओ स्लोप का रेशियो बताओ क्या होगा, m1 रेशियो m2। मैं पूछूँ आपसे इन दोनों में से बेस्ट कौन है ये बताओ। मैं आपसे पूछूँ C1/C2 क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा y पर जो काट रहा है उसका रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और यहाँ क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कर्व है तो उसका स्लोप क्या देता है प्लैंक कांस्टेंट। दोनों के लिए प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा h, और h बेटा जब काटोगे तो रेशियो क्या आएगा 1:1। अच्छा, किसके लिए थ्रेशोल्ड कम है, आप कहोगे 1 के लिए थ्रेशोल्ड इतनी है तो 2 के लिए थ्रेशोल्ड इतनी है, तो कौन बेस्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन जल्दी शो करेगा, तो पहला वाला। तो पहला वाला आपका क्या रहेगा बेस्ट। बेटा C1/C2, C क्या होता है बेटा आप सभी जानते हो -5। तो आप ध्यान से देखो बेटा, C1 बड़ा आएगा C2 बड़ा आएगा, तो आप ये देखो ध्यान से, नेगेटिव तो नेगेटिव कटना ही है, तो ये कितना आएगा बेटा -5 और ये -5 बेटा देखो ध्यान से, 5 की वैल्यू ज़्यादा है और 5 की वैल्यू क्या है कम। अरे नेगेटिव तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑल ओवर ये रेशियो 1 से बड़ा आना है छोटा आना है। तो आप ध्यान से देखो ये रेशियो 1 से क्या आएगा छोटा, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 छोटा है, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो क्या आना है ऑल ओवर 1 से छोटा। समझ में आया? चलिए इतने को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये पहला ग्राफ। चलिए अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, बी। ये ग्राफ आपका क्या है, प्लेट करंट वर्सेस इंटेंसिटी। हम सभी जानते हैं बेटा इंटेंसिटी चेंज कराने से क्या चेंज होता है आपका प्लेट करंट, क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन से चेंज होगी और नंबर कैन चेंज नंबर। एक बात ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं I = क्या होता है NA/VD। ठीक है, और जो बच्चे ये रिलेशन भी नहीं जानते तो आप इतना तो जानते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और Q क्या होता है NE/T। इसका मीन्स N क्या होता था याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा आपका क्या आएगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपका प्लेट करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यानी इस केस में क्या होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
तो आप ध्यान से देखो, इंटेंसिटी को चेंज कराओगे मीन फोटॉन्स का नंबर चेंज होगा, और नंबर किसको चेंज कराएगा, नंबर को। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा और उसके साथ आपका क्या बढ़ जाएगा, प्लेट करंट। तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी चेंज कराने पर आपका प्लेट करंट चेंज होगा, ठीक है। और कैसा ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, ठीक है, ग्राफ थर्ड सी। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली और यहां आपका मैंने ले लिया प्लेट करंट, तो कैसा ग्राफ आएगा। तो हम सभी जानते हैं बेटा, पहले तो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए थ्रेशोल्ड तक फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। देन उसके बाद जैसे हम थ्रेशोल्ड के पास पहुंचेंगे, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अटेंड करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो मीन्स वो प्लेट करंट कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। और आप उसके बाद कितनी भी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दो, कितनी भी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर दो, प्लेट करंट क्या रहेगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, डी। इस डी वाले ग्राफ को आपको समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा। तो सुनिए, एक बात बताइए, अभी आपको मैंने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी, आपको ग्लास ट्यूब पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था ये आपका क्या था, कैथोड, और यहाँ आपका क्या था, एनोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हुआ था और एनोड उसको क्या कर रहा था, कलेक्ट करने का काम। तो इन प्लेट्स के बीच में वो करंट आ रहा था, उसको कह रहे थे प्लेट करंट। अब मैं चाहता हूँ प्लेट करंट कितना हो जाए, जीरो। मैं क्या चाहता हूँ, प्लेट करंट कितना हो जाए, जीरो। तो एनोड पर मुझे कैसा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। कैसा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, इसका रिटार्डेशन होगा, ठीक है, उसी केस में तो प्लेट करंट कितना हो पाएगा, जीरो। तो मुझे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू का नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की क्या थी, ज़्यादा, ये नहीं रुका, तो मुझे उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे सपोज करो मैंने 3 यूनिट का पोटेंशियल लगाया था, अब मुझे इसको भी रोकना है तो उस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, पोटेंशियल मैंने किया तो इंक्रीज, लेकिन तुम ध्यान से देखो ये पहले कैसे था बेटा, पहले कैसे था, नेगेटिव, ठीक है, और अब मैंने बढ़ा दिया, अभी भी कैसा है, नेगेटिव। ऑल ओवर पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, लेकिन नेगेटिव होने के साथ वो ऑल ओवर वैल्यू क्या हो गई, कम। मैं आपसे पूछूं 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, कौन बड़ा है बेटा, 4। और मैं आपसे पूछूं -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, -3। इसका मीन्स ऑल ओवर में पोटेंशियल बढ़ाया तो सही, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बेटा, हमारा मोटिव होगा जिस काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है वो भी रुक जाए, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो मिनिमम वाला तो अपने आप ही रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बेसिकली आपका, ठीक है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल that should be applied on anode such that plate current reduced to 0। यानी हमें कम से कम कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा एनोड पर, जिससे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं मैक्सिमम वाले भी रुक जाएं और मिनिमम वाले भी रुक जाएं, जिससे प्लेट करंट कितना हो जाए, 0। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। हम सभी जानते हैं बेटा, इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिए, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज इंटू इसका मल्टीप्लाई है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो चार्ज कौन है, ई। पोटेंशियल, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट। और ये वर्क किसके बराबर करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, क्योंकि मैक्सिमम वाला रुक जाएगा तो मिनिमम वाला तो अपने आप ही रुक जाएगा। तो इसका मीन्स यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ई मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट, ई मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट। चलिए इसको नोट करिए जल्दी। अब जो हमें नेक्स्ट ग्राफ पढ़ना है बेटा,
वो हमें पढ़ना है किसमें बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वही सेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हो, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, वाई पर। हम जानते हैं एच न्यू बराबर क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा वर्क फंक्शन में गई जो एनर्जी आपने सप्लाई की और रिमेनिंग की क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। मीन से काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ही होती है। और क्या अभी मैंने आपको सिखाया जो ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू हो किसके बराबर है, ई वी नॉट के। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो कितना हो जाएगा, एच न्यू। मुझे वाई पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, अरे मैं ये जानता हूँ वाई बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। तो बेटा देखो ध्यान से इसको अकेला छोड़ दो यहाँ क्योंकि वाई अकेला है। तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और बेटा मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो वी नॉट इक्वल्स टू एच का डिवाइड लगा दो, ई का सॉरी डिवाइड लगा दो, एच अपॉन ई इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस के फाई अपॉन ई। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो स्लोप किसके बराबर आ गया, तो आप ध्यान से देखो जो आपका स्लोप है वो तो आ गया एच अपॉन ई, और जो सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के फाई अपॉन ई। जो फ्रिक्वेंसी एक्स पर थी और उस वाले में काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें ग्राफ बेटा क्या आया था, स्लोप आया था एच और सी कितना आया था, माइनस फाइव। लेकिन इस बार कितना आ रहा है, एच अपॉन ई और फाइव अपॉन ई। तो लर्न क्या रखना है बेटा, बस वही होगा सेम, यहाँ बस स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और यहाँ स्लोप में डिवाइड बाय ई हो जाएगा और सी में भी डिवाइड बाय ई, इस तरीके से होगा। ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बराबर पहले हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, नेक्स्ट बोर्ड में जो ग्राफ पूछे गए कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ ये सभी पूछे गए, ठीक है। ई ग्राफ, बेटा ये प्लेट करंट दे रखा है, यहाँ आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ आपका क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने का काम करेगा और ये रिटार्ड कराने का। मैं कहूँ इसमें से इंटेंसिटी और क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट है। तीन कर्व के लिए कौन कौन सा बेटा आपका कर्व, एक 1 है आपका, एक 2 और एक तीसरा क्या है बेटा आपका, 3rd, ठीक है, 1 2 3। तो आप देखो ध्यान से, सभी के लिए प्लेट करंट क्या है, कांस्टेंट। सभी के लिए प्लेट करंट क्या है, कांस्टेंट। मैं जानता हूं इंटेंसिटी, प्लेट करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। अगर तीनों ही कर्व का प्लेट करंट क्या आ रहा है, सेम, तो इंटेंसिटी क्या रही होगी, सेम। तो इंटेंसिटी आपकी कैसी रही होगी, कांस्टेंट। कैसी रही होगी, कांस्टेंट, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, कैसी रही होगी बेटा, ये कांस्टेंट रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात कर दूं, फ्रीक्वेंसी की, तो सभी के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। मैंने बताया था जो रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है आप किसको देख के लगाते हो, फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी, सुनिए बेटा, फ्रीक्वेंसी कैसे, आप सभी को पता है जिस मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमें उसको रोकना है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। दोबारा सुनिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है इसका मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रही होगी और इसका मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रही होगी। तो सभी के लिए देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स रिटार्डिंग पोटेंशियल को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, वो सभी के लिए अलग अलग है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सभी के लिए क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी, इसका मीन्स फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी होगी, यहाँ डिफरेंट होगी, कोई डाउट। अगर मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके लिए रही होगी, तो आप क्या बताओगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रही है बेटा। मैं यही पूछूं तो फ्रीक्वेंसी 1 की सबसे ज़्यादा रही होगी, 2 की सबसे ज़्यादा, सॉरी उससे कम 2 की, और देन 3 की। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और प्लेट करंट किस पर डिपेंड करता है बेटा, इंटेंसिटी पर। कोई डाउट, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, नोट करिए इसको जल्दी से।
देखिए बेटा एक लास्ट ग्राफ और देखिए, वही सेम यहाँ प्लेट करंट है, यहाँ वही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ क्या आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा देखना आप इसको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस और रिटार्डिंग। आप ये देखो 3 कर्व हैं, तीनों के लिए आप मुझे बताइए बस क्या सेम है क्या डिफरेंट है। तो आप देखो तीनों का प्लेट करंट डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा, इंटेंसिटी कैसी रही होगी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो तीनों का प्लेट करंट डिफरेंट है, इसका मीन्स अभी बताया था प्लेट करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, क्योंकि प्लेट करंट मीन्स करंट किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके चेंज कराने से चेंज होंगे, इंटेंसिटी के। ठीक है, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, डिफरेंट, और सभी का रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी, कांस्टेंट। बट इन दोनों ग्राफ को देखो, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, देखिए इसको। चलिए पॉइंट 11, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या कहा सुनिए, तो मैटर के बारे में उसने क्या बताया, तो सबसे पहले सुनिए उसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या ऑब्जर्व किया उसने। ठीक है, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, उसने कहा एनर्जी, मतलब ऑब्जर्व किया, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट्स इन 2 फंडामेंटल फॉर्म्स, यानी इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट जो एनर्जी करती है वो दो ही फंडामेंटल फॉर्म में करती है। कौन कौन सी, दैट इज, एक तो रेडिएशन है आपकी, क्या है, रेडिएशन, और दूसरे क्या है बेटा आपकी, मैटर। ठीक है, जो लाइट आ रही है मीन्स रेडिएशन, और हम तुम मीन्स मैटर। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा रेडिएशन, ऑब्जर्व किया कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर। रेडिएशन का क्या है बेटा, डुअल नेचर है। रेडिएशन का नेचर कैसा है, डुअल। डुअल मीन्स पार्टिकल भी और वेव भी है। ठीक है, तो इसके, और उन्होंने एक बात और क्या ऑब्जर्व की, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर में सारी चीज़ें किस में है, सिमेट्री। ये चीज़ें उन्होंने क्या की, ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि एनर्जी पूरी यूनिवर्स में 2 ही फंडामेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट है, रेडिएशन और मैटर, और रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव, और नेचर में सारी चीज़ें किस में है, सिमेट्रिक। तो इसी के बिहाफ पर इन्होंने क्या कंक्लूड किया, तो इन्होंने कंक्लूजन दिया। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, मैटर ऑल्सो हैव डुअल नेचर। मैटर का भी डुअल नेचर होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, मैटर का भी क्या होगा, डुअल नेचर। लेटर विच वॉज एक्सपेरिमेंटली proved by Davison and Germer। ठीक है, इन 1927, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, सुनिए बेटा, तो इसका मतलब बाद में जो किसने प्रूव किया था मैटर का, वेव नेचर। भाई पार्टिकल नेचर तो हमारा है, वे तो वेल एस्टेब्लिश्ड हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो डेविएशन एंड जर्मन ने 1927 में। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट इनका नहीं पढ़ना है, इस बार सीबीएसई की तरफ से रिड्यूस है। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, इसको नोट करिए।
मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो आइंस्टीन ने देखिए क्या बताया, हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, फोटोन के टर्म्स में आ रही है, लाइट रेडिएशन E इक्वल्स टू एच न्यू, और ये भी जानते हैं आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दोनों ही रेडिएशन की एनर्जी हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, mc स्क्वायर, ठीक है बेटा। न्यू बराबर क्या होता है, इतना तो सभी जानते हैं, बार बार करके आ रहे हैं, सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा को यहाँ ले जाओ, m को नीचे ले आओ, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना होगा, h अपॉन mc। ये वेवलेंथ किसकी है, ये वेव लेंथ किसकी है बेटा, ऑफ वेव है, वेव की वेवलेंथ होती है इतनी। अब इसी बेसिस पर उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पर उन्होंने कहा कि अगर वेवलेंथ वेव की h अपॉन एम सी है, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट m बेटा ये मास होता है वेव का, ठीक है, मूविंग मास और c स्पीड ऑफ लाइट, तो इसी से यहाँ वेवलेंथ जो होगी किसी मैटर पार्टिकल की वो क्या होगी, h अपॉन एम वी, जिसमें बेटा आपका वेयर, ठीक है, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो सभी को पता है, ठीक है। आगे सुनिए, m क्या होता है, मूविंग मास, मूविंग मास ऑफ मैटर पार्टिकल या मैटर, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ मैटर, ठीक है। सुनिए, ये लैम्डा क्या है भाई, ये वेवलेंथ है, ठीक है, और जो मैटर से वेव एसोसिएटेड होती है उनको कहते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। इसकी कुछ फॉर्म्स भी हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं, जैसे अदर फॉर्म्स। चलिए पहले इतना नोट करिए जल्दी से, अदर फॉर्म्स। सुनिए बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हम सभी जानते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा, पी, मोमेंटम। बेटा एक रिलेशन और यहाँ देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में 2m/e²। अब सर ये क्या है बेटा, जो मोमेंटम होता है ना वो रूट में 2m/e² के बराबर होता है, मोमेंटम की जगह तक मैंने रिप्लेस कर दिया, क्यों होता है, e के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, देखिए 2m और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर m² v² बाहर आएगा तो कितना आएगा, mv, p के बराबर ही तो हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट में 2m q और आपका ये v, ठीक है, या डेल्टा v भी कह सकते हो। सर अब ये क्या है, इस बार काइनेटिक एनर्जी को मैंने q डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बेटा वर्क अपॉन चार्ज क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से वर्क बराबर क्या बनेगा, q इंटू डेल्टा v, और वर्क बराबर ही क्या होता है, एनर्जी, तो E के बराबर काइनेटिक एनर्जी है q डेल्टा v। समझ में आया नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूँ, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखना बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए h की वैल्यू तो सभी जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2 मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। q कितना है हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये डेल्टा v। इस सभी को सॉल्व करते हैं, आधा 12.27 एंगस्ट्रॉम रूट में डेल्टा v। वेयर बेटा जो आपका v है ये क्या है बेटा, वेयर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वेयर सभी को पता है वैसे, v क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। p सभी को पता ही है क्या है, मोमेंटम। बेटा e के सभी को पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंगस्ट्रॉम, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की पूछी जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10
मीटर। ठीक है, यहाँ चैप्टर हुआ आपका ये कंप्लीट। ठीक है, होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद हम लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर कराएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के। ठीक है, थैंक यू।